हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजय कुमार TR। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हम देख रहे थे हिस्ट्री, एंशियन हिस्ट्री देख रहे थे। उसमें हम देख रहे थे महाजनपद काल। उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली थी। मगध साम्राज्य पर बैठने वाले लोगों के बारे में देख रहे थे। उसमें हमने देख लिया था हिर्यक वंश, शेषुनाग या शिशुनाग वंश, और हमने देख लिया था नंद वंश। मौर्य वंश देखना रह गया था, लेकिन उससे पहले मौर्य और नंद के बीच में जो घटनाएं घटी वो वाली चीज़ें देखनी हैं। उसके पीछे फिर देखेंगे नंद वंश, मौर्य वंश के बारे में। आइए देखते हैं। उत्तर पश्चिम भारत, फारसी और मैसेडोनिया के आक्रमण, ये चीज़ें देख रहे हैं। ये मौर्य काल और इसका जो ये समकालीन चीज़ें चल रही थी वो बीच में देख लेते हैं। नंद और मौर्य वंशों के बीच की बातें। सेगमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सिकंदर की कहानी है। सिकंदर मैसेडोनिया का ही रहने वाला था, फिलिप का पुत्र था। उसने 326 में भारत में आक्रमण किया था और लगभग 18 से 19 महीने भारत में रहा था। और भारत में उसका युद्ध पोरस के राजा से भी हुआ था, पोरस से भी हुआ था, जो पंजाब प्रांत में है। तो आइए देखते हैं। उत्तर पश्चिम भारत, फारसी और मैसेडोनिया के आक्रमण। उत्तर पूर्वी भारत में मगध एक दुर्जेय ताकत के, मतलब जिसे जीता ना जाए, दुर्जेय ताकत के रूप में उभरा और धीरे धीरे रियासत व गणराज्य उसमें मिलते चले गए। मतलब मगध एक बड़ी शक्ति के रूप में उसमें उभर रहा था, ये कहने का मतलब है। और धीरे धीरे छोटे आसपास के जो गणराज्य या राज्य थे उसमें मिलते चले गए। कंबोज, मद्रा और गांधार जैसे महाजनपद लगातार आपस में लड़ते रहते थे, इसलिए उत्तर पश्चिमी सीमा प्रदेश में मगध जैसा शक्तिशाली कोई भी राज्य नहीं उभर सका। जो गांधार है पाकिस्तान के आसपास का वाला क्षेत्र, गांधार कंबोज उसी एरिया में है। वहाँ पर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। और मगध जो कि पटना के आसपास का क्षेत्र था, यानी उत्तर भारत का क्षेत्र था, वहाँ पर एक शक्तिशाली शासक के रूप में ये उभर पाने का एक कारण था, क्योंकि इधर जो उत्तर पश्चिम में जो क्षेत्र था पाकिस्तान वाला, वहाँ पर जो छोटे छोटे राज्य थे वो आपस में लगातार लड़ते रहते थे। लेकिन यहाँ ये मगध सम्राट पर बैठने वाले जैसे हर्यक वंश, शेषुनाग, महापद, नंद वंश वाले, मौर्य वंश वाले, ये इन्होंने इस क्षेत्र को एकीकृत किया, यानी कि इंटीग्रेट किया और एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया है। इसी राजनीतिक एकता के अभाव का फायदा उठाते हुए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में फारस मतलब आज का जो ईरान है, फारसी साम्राज्य उत्तर पश्चिम भारत में घुस गया। उपमहाद्वीप पर आक्रमण करने वाला पहला शासक एकेमेनिड सम्राट सायरस, पहला शासक एकेमेनिड सम्राट सायरस 558 से 529 BC तक इसने शासन किया था। उसने एक सैनिक अभियान का नेतृत्व किया जिसने कपीस नगर, ये आज का हिंदू कुश जो पाकिस्तान की पहाड़ियाँ हैं, पाकिस्तान के जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बाउंड्री का काम करती हैं, हिंदू कुश की पहाड़ियाँ दक्षिण पूर्व में स्थित है, कपीस नगर को तबाह कर दिया था और कंबोज व गंधार के लोगों से भेंट स्वीकार की। उसके बाद 516 BC में, मतलब फारसी सम्राट डेरियस ने पंजाब, सिंधु के पश्चिम और सिंध पर कब्जा कर लिया। पंजाब और सिंध पर कब्जा कर लिया, जो सिंधु के पश्चिम में थी। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस, इन्हों इतिहास का पितामह भी कहा जाता है, ये लिखा भी। पश्चिमी इतिहास लेखन के जनक हेरोडोटस ने उल्लेख किया कि फारसी साम्राज्य के सामने समर्पण करने वाला 20वां और सबसे समृद्ध क्षत्रप गंधार था। मतलब क्षत्रप मतलब राज्य प्रांत,
गांधार था और उसने भेंट स्वरूप 360 सोने की मुद्रा दी थी, जो कि न केवल अन्य 28 प्रांतों की कुल जमा राशि से ज़्यादा थी, बल्कि ईरान को, जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यूनान के विरुद्ध लड़ रही थी, योद्धा भी उपलब्ध कराए। वास्तव में जेरेक्स डेरियस का उत्तराधिकारी वास्तव में जेरेक्स की सेना में गांधार से आए सैनिक शामिल थे। ऐसा प्रतीत होता है कि सिकंदर भारत पर आक्रमण तक लगभग 300 BC के आसपास आक्रमण तक उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी भाग फारसी शासन के अधीन आ गया था। फारसी शासन के सिकंदर के आक्रमण से पहले ही जो उत्तर पश्चिम भारत है, यानी पंजाब पाकिस्तान का क्षेत्र है, यानी कंबोज गंधार तक्षशिला का जो क्षेत्र है, वो उसका लगभग ज़्यादातर भाग वो फारसी यानी कि फारस के अधीन आ गया था। तब तक उसने सिकंदर ने आक्रमण भी नहीं किया था। भारत पर फारसी प्रभाव देख लीजिए, फारस के अधीन रहते हुए भारत पर फारसी प्रभाव तो होने ही थे। उनमें आप देख सकते हैं भारत के उत्तर पश्चिम में खरोष्टी लिपि का परिचय, जो अरेमाइक लिपि से उन्नत हुई थी, फारसी प्रभाव को समझने का एक उत्तम उदाहरण। मतलब खरोष्टी एक लिपि जो फारस में चलती थी, अरेमाइक लिपि वो भी फारस में ही चल रही थी। एक उत्तम लिपि मतलब एक लिखने की, जैसे देवनागरी लिपि है, देवनागरी में हम क्या हिंदी में लिखते हैं, लिपि होती है एक प्रकार की भाषा लिखने की जो है वो कला होती है। फारसी प्रभाव को समझने का एक उत्तम उदाहरण, उत्तर पश्चिमी भारत में अशोक के कुछ अभिलेख इसी लिपि में मिले हैं। अशोक के अभिलेख जो है प्राकृत में भी मिले हुए हैं और खरोष्टी में भी मिले हुए हैं, पाली में भी कहीं कहीं मिले हुए हैं। प्राकृत और खरोष्टी क्योंकि ये फारस के ये क्षेत्र के आसपास की बात है, तो भारत में कभी कभी देखे गए हैं कि अशोक के अभिलेख, अशोक का साम्राज्य इतना विस्तृत फैला हुआ था, या कह सकते हैं कि राजनीतिक संबंध इतने प्रगाढ़ हो गए होंगे या बढ़ा लिए होंगे कि वहाँ तक इनके मिल रहे थे, वो अभिलेख मिल रहे थे। फारसी शिगलोई टाइप सिक्कों की भारत में नकल की जाती थी। अब पता नहीं फारसी लोग नकल कर रहे थे कि भारतीय लोग नकल कर रहे थे, ये बात, लेकिन इस अगर देखा जाए तो किताबों के हिसाब से फारसी सिगलोई टाइप सिक्कों की भारत में नकल की जाती थी, ऐसा बता रहे हैं। यानी कि वहाँ पर सिक्कों की, इसका मतलब है कि भारत में सिक्के पहले बनाए जा रहे होंगे। ऐसा संभव है कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व अशोक द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शिलालेख फारसी सम्राट डेरियस से प्रभावित थे। अशोक के समय के स्मारकों, विशेषकर घंटी के आकार के बड़े बड़े अक्षर और अशोक के शिलालेख की प्रस्तावना में बहुत अधिक ईरानी प्रभाव देखा जा सकता है। चलो ठीक है, ईरानी प्रभाव देखने को मिलता है। अगर पूछा जाए अशोक के अभिलेख में कैसा प्रभाव देखने को मिलता है, किस क्षेत्र का प्रभाव देखते, ईरानी या फारसी प्रभाव देख सकते हैं हम, फारसी या ईरानी। भारत के 200 वर्षों के संपर्क के परिणाम से इन दोनों के बीच न केवल राजनीति ही प्रभावित हुई, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुए। यानी कि हमारा जो कल्चरल एक्सचेंज था वो बढ़ा, लोग आ जा रहे थे, तो आसपास की संस्कृतियाँ बदलनी हो सकता है, वैवाहिक संबंध भी उस समय स्थापित किए हों, हालांकि राजा महाराजाओं में हुए हों या ना हुए हों, लेकिन जब लोग आवागमन करते हैं किसी भी देश से, इस देश से उस देश से, तो स्वाभाविक है कि वैवाहिक संबंध जरूर स्थापित होते हैं। भारत के व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन प्रदान करने के साथ ही इसके परिणाम सांस्कृतिक संबंध भी बने। आगे देखते हैं। सिकंदर, ये इसका आक्रमण है 326, मैंने पहले ही बताया 326 BC में भारत पर आक्रमण किया। ये मैसिडोनिया के फिलिप का पुत्र था। सिकंदर 326 में खैबर पास से भारत में दाखिल हुआ था। पोरस को छोड़कर जिसने प्रसिद्ध हाइड स्पीज का युद्ध लड़ा था, अन्य सभी राजा सिकंदर के सामने बहुत नरमी से पेश आए, लेकिन ये जो है अपनी युद्ध कौशल और अपनी वीरता से लड़ा। भले ही इसकी हार हुई, लेकिन ये आत्मसमर्पण को तैयार नहीं हुआ था। तक्षशिला का राजा आम्बी, जो उस समय आज के पाकिस्तान में तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी है, पाकिस्तान में थी, जो कुछ
गिनी चुनी यूनिवर्सिटी जो उस समय बनी हुई थी, उसमें प्रारंभिक यूनिवर्सिटी में से एक थी तक्षशिला। राजा आम्भी पहले आत्मसमर्पण किया तक्षशिला का जो राजा था। जब सिकंदर ब्यास नदी यहाँ नदी पहुंचा, उसके सैनिक जो कि युद्ध से थके हुए थे, घर के बाहर रहने से खिन्न और बीमार थे, ने आगे बढ़ने मतलब वो लोगों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया कि अब हम कोई युद्ध नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि यार इतने दिनों से वो पिछले 16, 17, 18 महीनों से लड़ाई कर रहा था लगातार। सोचिए मैसेडोनिया से चलते हुए पारस, ये वाली सारी चीज़ें, फारस और भारत के कई क्षेत्र सब जीतता हुआ चला आ रहा था। कब तक कोई लड़ेगा, ये वाली चीज़ थे। बीमार थे, खिन्न थे, परेशान थे। लोगों में क्या आ जाती है, लोग 2-4 दिन घर से अलग रहते हैं तो परेशान होने लगते हैं। यहाँ लोग 18-18 महीनों से अपने घर परिवार बच्चों से दूर रह रहे थे, तो इसलिए ये सैनिक आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। इसलिए वो वापस लौटने को विवश हो गया। अपने प्रगति के दूरतम बिंदुओं को चिन्हित करने के लिए सिकंदर ने ब्यास नदी के उत्तरी किनारे पर 12 विशाल वेदियाँ स्थापित की। सिकंदर भारत में लगभग, जैसे मैंने बताया, 18-19 महीने रहा और वापस घर लौटते हुए उसके गढ़ संघों जैसे कि मल्लवी आदि के साथ सैन्य संघर्ष हुए। उसकी मृत्यु बेबीलोन में 323 BC में हुई, क्योंकि उसके पास भारत में अपने विजित प्रदेशों के संगठित करने के लिए समय का अभाव था। ज़्यादातर जीते गए राज्य उनके शासकों, जिन्होंने सिकंदर की सत्ता के आगे समर्पण कर दिया था, के पास वापस आ गए। उसके क्षेत्रीय अधिकारों को 3 भागों में बांट दिया गया था, जिसमें से प्रत्येक एक यूनानी गवर्नर के अधीन था। मतलब उसने जो भी क्षेत्र जीते थे, ज़्यादातर क्षेत्र उन्हीं शासकों को वापस लौटा दिया। क्यों? क्योंकि अब वो इतनी दूर से तो शासन कर नहीं सकता था, ज़्यादातर इतनी दूर से तो शासन कर नहीं सकता था, इसलिए उसने वापस कर दिए ताकि उन्हीं का शासन बना रहे। लेकिन अपना एक हर जो भी क्षेत्र जीता था वहाँ एक एक गवर्नर नियुक्त कर दिया। जैसे आज केंद्र सरकार जो है गवर्नर नियुक्त कराती है CGI के माध्यम से, हाई कोर्ट के, तो वही उसी प्रकार की व्यवस्था करके गया था कि हमारा एक प्रतिनिधि हर राज्य में रहेगा। तो ये हुई बात। अब देखेंगे इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, मतलब सिकंदर का प्रभाव क्या हुआ भारत पर। ये सारी चीज़ें बाद में देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे मौर्य डायनेस्टी या मौर्य साम्राज्य देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा लाइक कर दीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट कीजिए, गलतियां बताया करें।